अगर आप लोग अभी क्लास 12th के अंदर हैं, मतलब आप नेक्स्ट ईयर अपना बोर्ड एग्जाम देंगे और साथ में अपना नीट एग्जाम भी देंगे, तो अगर आप ये दोनों सिचुएशन में हैं कि भाई नीट और बोर्ड वाली सिचुएशन में, तो उसके लिए आपको चाहिए क्रिस्टल क्लियर पाथ, एक बहुत अच्छा रोड मैप, और साथ ही साथ कौन सी ऐसी गलती है जो आपको अवॉइड करनी है और कौन सा ऐसा रोड मैप है जो भाई टॉपर फॉलो करता है, वो सब चीज आपको मिलनी चाहिए। तो आज मैं बहुत अच्छे से रिसर्च करके आपके पास लेकर आया हूं दैट हाउ टू क्लियर नीट 2027 विद क्लास 12th। क्योंकि यार क्लास 12th वाले बच्चे के पास ना, मैं मानता हूं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट होते हैं, बस फर्क ये होता है कि आप किस एंगल से उसे देख और समझ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो ड्रॉप लेने में आपको कम समय मिलता है, लेकिन अगर आप क्लास 12th के अंदर है तो समय ज्यादा मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं नेगेटिव पॉइंट की, तो क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम भी होते हैं, वहां भी फोकस करना होता है। ड्रॉप लेंगे तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आज हम ड्रॉप की नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं भाई क्लास 12th के साथ ही हमें नीट एग्जाम को क्लियर करना है। क्योंकि बहुत बार ये देखा गया जितने भी बच्चे रैंक लेकर आते हैं ना, वो क्लास 12th के साथ वाले ही होते हैं। एक एक करके हम लोग चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले है कि क्या हमारे पास ये इंपॉसिबल टर्म है कि मैं बोर्ड एग्जाम भी दे रहा हूं, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ सर मेरे पास तो बहुत सारी चीजें होंगी ना, मेरे पास बोर्ड एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल्स होंगे, स्कूल के असाइनमेंट्स होंगे, स्कूल का होमवर्क होगा, इन सब चीजों के साथ मैं अपने नीट को कैसे प्रिपेयर करूं? यार एक बात बताओ मेरे को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आपसे। क्या क्लास 12th का जो बोर्ड है उसका जो सिलेबस है और जो आपका नीट का सिलेबस है, क्या वो अलग है? नहीं ना। बस क्वेश्चन डिफरेंस है ना, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव, तो चिंता करने की बात नहीं है। यहां पर मैं आपसे बोलूंगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट है जिसकी वजह से आपको ये लगने लगता है कि भाई ये टर्म जो है ना वो इंपॉसिबल बन जाएगा। वो सबसे बड़ा पोर्शन होता है क्लास 11th का बैकलॉग। उसके पीछे का रीजन क्या होता है? जब आप क्लास 10th के अंदर होते हैं तो क्लास 10 तो बड़ी आसान लगती है, मजा आता है पढ़ने में, है ना, काफी सारे बच्चों को। जब आप क्लास 11th के अंदर आते हैं, बच्चों आपने 3 या 4 चैप्टर क्लास 10th के अंदर पढ़े फिजिक्स के, 11th क्लास में आने के बाद आप देख रहे हैं 14 चैप्टर फिजिक्स के, 14 केमिस्ट्री के, और बायोलॉजी के अंदर भी 19 चैप्टर्स होते हैं। तो इतना ह्यूज अमाउंट में सिलेबस होता है, वो बच्चा कवर अप करे, समझे, उन सब चीजों में 1 साल निकल जाता है, जिसकी वजह से आपका बैकलॉग होना 11th क्लास का एक बहुत नॉर्मल चीज है। इसे अपने ऊपर प्रेशर मत लेना। उसके साथ ही क्या होता है भाई, स्कूल और कोचिंग आपके पास चल रही होती है, कोचिंग का अलग से प्रेशर है मार्क्स लेकर आने, स्कूल का अलग से प्रेशर है, और घर वालों का अलग से प्रेशर है कि तेरे मार्क्स नहीं आ रहे, लेकिन आप अपनी मेहनत को कर रहे हैं। तो ये वो वाली टर्म है जिनकी वजह से आपको लगता है कि इंपॉसिबल है चीजें। जैसे बोर्ड एग्जाम का फियर होता है, डर लगता है कि भाई बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज अच्छी आएगी बुरी आएगी, और अगर अच्छी आएगी तो कैसे प्रिपेयर उसके लिए करा जाए, या फिर हमारे पास लेस टाइम रहता है नीट के लिए। मैक्सिमम टाइम तो हम लोगों ने स्कूल के नोटबुक बनाने में लगा दिया, असाइनमेंट बनाने में लगा दिया, स्कूल का होमवर्क करने में, इन सब चीजों में लगा दिया। तो लेकिन मैं आज आपको ना ये डराने नहीं आया हूं, मैं आपको ये बताने आया हूं कि भाई इन सब चीजों का सॉल्यूशन हमारे पास होता है। बस हमें जरूरत होती है सही गाइडेंस और सही मेंटरशिप की। उसी चीज की हम लोग बात करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास सबसे बड़ी मिस्टेक कौन कौन सी होती है, क्योंकि देखो आपको ना, आपने बहुत सुना होगा कि भाई ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, लेकिन कभी कोई ये नहीं बताता ना कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं, कौन सी प्रॉब्लम है कि अगर आपने उन्हें रिपीट कर दिया या आप उन प्रॉब्लम्स को बार बार रिपीट करते चले गए, तो आपका सिलेक्शन नीचे रुकता चला जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे चांस सिलेक्शन के। क्योंकि आप मिस्टेक पे बात ही नहीं करते, आपको तो ये सुनना है कि भाई इतने दिन में ये कर लेना, उतने दिन में वो कर लेना। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, नो डाउट ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये वाली बात होती है कि आपको कौन कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो नहीं करनी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छी रैंक को लेकर आए, उनसे हमें यह सीखना है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं ले पाए। हमें उन बच्चों से ये सीखना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी, प्रॉपरली अवॉइड करनी है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, हमें ऐसा लगता है हम पहले ना पूरा 11th क्लास का सिलेबस खत्म कर लें, उसके बाद हम क्लास 12th के ऊपर आएंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्लास 11th आपका स्टार्टिंग फेज में नहीं है, क्लास 11th आपका बैकलॉग फेज के अंदर है, और अभी जो स्टार्टिंग फेज के अंदर है वो है आपका क्लास 12th। तो आपको क्लास 12th के साथ साथ 11th को खत्म करना है बैकलॉग की तरह, डेली थोड़ा थोड़ा टाइम देकर। हम क्लास 12th को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें पहले तो 11th क्लास कंप्लीट करनी है। दिमाग के अंदर ही घुसा हुआ है ना कि भाई पहले 11th करनी है उसके बाद 12th करेंगे। भाई 11th क्लास आपको 11th में करनी थी, वहां पर आप कर नहीं पाए तो वो बैकलॉग बन गया। ठीक है,
अब हम परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है, हम ना प्लान बनाकर बैठे हैं। एग्जांपल के तौर पर मान लो कि नेक्स्ट डे आपका संडे हुआ, कोई भी ऐसा डे, यानी आज सैटरडे है, मान लो नेक्स्ट डे आपका संडे हुआ। एग्जांपल के तौर पर आप मस्त बैठे हैं, आपने कहा कि भाई चाय वाय पी के मस्त एकदम, कोई बात नहीं, कल संडे है, सुबह उठ जाऊंगा जल्दी, जल्दी उठ करके मैं ये पढ़ लूंगा, वो पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, आहा सुकून की नींद, मस्त सो गए। लेकिन हमने क्या देखा, हम नेक्स्ट डे उठ रहे हैं, अगर हम अपने टाइम से 1 घंटा भी डिले हो गए, मान लो आपने सोचा कि 9 बजे उठना है और आपकी आंख खुलती है 10 बजे, तो वो 1 घंटे की देरी की वजह से ना आपका पूरा दिन बेकार हो जाता है और धीरे धीरे आप सोचते हो अब पढ़ूंगा तब पढ़ूंगा, वो खत्म। तो परफेक्ट टाइम जैसी कोई चीज नहीं होती, जो करना है अभी करना है, ये वाला माइंडसेट आपका होना चाहिए। अब देखो, डेली प्लानिंग आप बनाते हैं, ठीक है, डेली प्लानिंग बनाते हैं, मैंने कहा ना कि कल उठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं, डेली प्लानिंग नहीं होती। एक लॉन्ग टर्म आपके पास रोड मैप रहना चाहिए और डेली आपके पास छोटे छोटे टॉपिक होने चाहिए करने के लिए। प्लानिंग जैसी कोई चीज नहीं होती, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास, मैंने पूरी जर्नी को ना 2 फेज में डिवाइड किया है, जिसमें मैंने फेज 1 के अंदर लिया है जून से लेकर दिसंबर तक का समय, मतलब जून 2026 से दिसंबर 2026 तक। और फेज 2 के अंदर मैंने जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का समय लिया है, क्योंकि हमारा मई में एग्जाम होता है फर्स्ट वीक के अंदर, इसलिए। तो देखो बच्चों, आपको यहां पर क्या करना है, बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती ये कर देते हैं कि उन्हें लगता है जो फेज 1 उनका चल रहा है ना, जून से लेकर दिसंबर तक का, बड़ा क्रूशियल टाइम है, इसमें सबसे पहले 11th को कंप्लीट कर लेते हैं। भाई 11th पूरी हो जाएगी ना, उसके बाद क्लास 12th में आएंगे। सबसे बड़ी गलती है, ये आपको करना ही नहीं है। आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है कि क्लास 12th को प्रायोरिटी देनी है। क्लास 12th को प्रायोरिटी दोगे तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। आपका जो क्लास 11th का बैकलॉग है ना, जो है, आपको डेली रात को समय देना है, क्योंकि मॉर्निंग में स्कूल होंगे, फिर आप कोचिंग जा रहे होंगे, फिर उसके बाद आप लोग पढ़ने बैठेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों कि 11th क्लास आपको स्टार्ट नहीं करनी। 11th क्लास आपका बैकलॉग है और बैकलॉग के लिए डेली 1 से 2 घंटे का समय निकालेंगे, इनफ होगा आपके लिए। और वीकली आपको रिवीजन करना है। मान लो आपने मंडे से लेकर सैटरडे तक खूब पढ़ाई करी, आपने बैकलॉग क्लियर किया धीरे धीरे करके, सोचो 3 घंटे, मान लो आप 2 घंटे, 2 से 3 घंटे एवरेज आपने दिए बैकलॉग के लिए, तो हफ्ते का कितना हुआ भाई, 6 दूनी 12 घंटे, यानी 12 आवर हो गए। आप सोचो 12 आवर के अंदर आप कितना कुछ अचीव कर लेंगे, ये तो एक हफ्ते की बात है, समझ रहे हैं? फिर पूरा मंथ है, फिर 2 मंथ, फिर 3 मंथ, और हमारे पास जून से लेकर दिसंबर तक का समय। अगर आप डेली 2-2 घंटे भी अपने 11th क्लास के बैकलॉग को देंगे तो 11th क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। और जितना भी आपने मंडे से लेकर सैटरडे तक अपने ब्रेन को ट्रेन किया है कि भाई क्या क्या पढ़ा है, क्या याद किया है, क्या कुछ किया है, उन सब चीजों का रिवीजन आपको बैठकर संडे को करना है। संडे का टाइम वेस्ट नहीं करना घूमने फिरने में। स्कूल नहीं होता तो इसे अभी एक पॉजिटिव वे में लेना है। अभी थोड़ा डिसिप्लिन में रहेंगे 1 साल, तो गारंटी की बात है कि आप लोग अपने ड्रीम एग्जाम के अंदर पहुंच जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे ना यहां पर ये मिस्टेक कर देते हैं कि भाई जून से लेकर दिसंबर तक के अंदर वो सोचते हैं कि क्लास 11th को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। वो सब नहीं करनी, वो मैंने आपको समझा दिया कि ये वाले पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम लोग वीकली रिवीजन कर रहे होंगे तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है बच्चों, रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है। ये भी हमें यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप लोग रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर एमसीक्यू से जो आपका एक पकड़ है ना स्ट्रांग, वो खत्म होती चली जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं भाई कैसे हैंडल करें क्लास 11th के बैकलॉग को, क्योंकि मैंने ये तो बता दिया कि 11th क्लास के बैकलॉग को खत्म करना है, डेली थोड़ा थोड़ा समय देना है, उसे खत्म करना है, उसे खत्म करना है। लेकिन मेन पॉइंट ये आता है कि उसे कैसे खत्म करना है, हैंडल कैसे किया जाए, वो सारी चीजों की हम लोग बात करते हैं। अब जैसे सबसे पहले आप हाई वेटेज चैप्टर्स की एक लिस्ट बना लें। अब ये आपको कहां मिलेगी, इस चैनल पर जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैंने यहीं पर 42 इंपॉर्टेंट चैप्टर बनाए, आप वहां जाकर हाई वेटेज चैप्टर की लिस्ट को आराम से देख सकते हैं। तो वहां पर क्या करना है, मैंने तो 11th और 12th दोनों बताए, आप 11th क्लास की लिस्ट को निकाल लो, ठीक है। अब उन पे मेन फोकस करो, और फोकस करना है आपको बेसिक्स के ऊपर। ऐसा नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला रटना है, पहले बेसिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। आपको लगता होगा जैसे बायोलॉजी हो गई, हमारे पास थ्योरेटिकली तो ऐसा ऐसे ही पढ़ लेंगे, नहीं, अगर आप उसे रटने लग जाओगे तो बहुत सारा डेटा है, रट नहीं पाओगे। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है बच्चा पार्टी कि आप उसके बेसिक्स को अच्छे से याद कर लें, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप टैकल कर पाए, ठीक है। आपको परफेक्शन की तरफ अभी नहीं जाना है, अभी आपको सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करना है कि कैसे बेसिक स्ट्रांग हो, फॉर्मूला एप्लीकेशन कैसे होगा। जब ये सारी चीजें धीरे धीरे हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास परफेक्शन आ जाएगा धीरे धीरे समय के साथ। आपको आगे बढ़ते रहना है, बिल्कुल ऐसा ना हो पता लगा भाई 11th क्लास का तो बैकलॉग है ही, साथ में आज जो हमने प्लानिंग करी थी बैठकर, जो हमें आज के टॉपिक खत्म करने थे वो हम कल तक ले जाएं, तो ये तो और बैकलॉग पे बैकलॉग हो गया। ये सारी चीजें हमें नहीं करनी, अवॉइड करना है। अब हम बात करते हैं रियल चैलेंज आपके लिए क्या आएगा, क्योंकि देखो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि क्लास 12th के तुरंत बाद नीट एग्जाम दिया, निकाल लिया, गवर्नमेंट एग्जाम में बैठे हैं।
है ना, गवर्नमेंट कॉलेज में बैठे हैं, एम्स जैसे कॉलेज के अंदर बैठे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आपके लिए कुछ ना कुछ तो चैलेंज रहेगा ना कुछ हर्डल्स तो रहेंगे ना। तो भाई हर्डल्स होता है कि आपकी स्कूल की टाइमिंग। अब एक बात बताओ, आप लोग स्कूल के अंदर जाएंगे, आफ्टरनून तक आप लोग स्कूल में रहेंगे, तो स्कूल के टाइम को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि स्कूल के अंदर 1 या 2 पीरियड ऐसे जरूर मिल जाते हैं जिसमें आप आराम से बैठ करके अपना या तो बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं या फिर स्कूल का होमवर्क स्कूल में ही खत्म कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज होगी। ठीक है, कोचिंग होती है आपकी इवनिंग में, तो जाने आने में समय वेस्ट होता है। तो मैं तो भाई यही बोलूंगा कि ऑनलाइन कोचिंग के ऊपर आप लोग आ जाइए, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में आपके जाने और आने का समय बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब आप ये बोलेंगे नहीं 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 सर, ऑनलाइन कोचिंग में ना हम लोग पढ़ नहीं पाते। तो भाई जब आप डिसिप्लिन में ही नहीं पा रहे, आप लोग जब डिसिप्लिन में रह ही नहीं पा रहे, तो फिर आप लोग कैसे बोल रहे हो कि सिलेक्शन हो जाएगा आपका? आपको पहले डिसिप्लिन में रहना होगा। उसके साथ हम बात करते हैं लो एनर्जी हो जाती है। जब इतना सारा काम होगा तो ऑब्वियसली लो एनर्जी हो जाएगी, तो अपनी डाइट का भी ख्याल रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट इश्यूज आएंगे। आपने जो आज सोचा है, हो सकता है वो 100% अचीव ना कर पाए आप, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। किसी भी चीज में मैंने क्या बोला, परफेक्शन पे नहीं जाना। अगर आपने 100% सोचा था और अगर आप उसका 90 या 80% भी अचीव करते हैं तो आपका काम हो गया। फिर बाकी का आप नेक्स्ट डे के लिए करेंगे तो चीजें धीरे धीरे हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आज मैंने 100% सोचा तो 100% का कल मैं आउटपुट दे दूं, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेज 2 की। तो फेज 1 तो वहां हो गया। फेज 2 की बात करते हैं, जो कि जैन से लेकर के अप्रैल तक हमारा रहने वाला है। अब यहां पर आता है, हमारे पास बोर्ड्स हैं, नीट है, एक साथ है। लेकिन इन दोनों के बीच में ना 1 मंथ का समय मिलता है अप्रैल का। ठीक है, उस चीज को हमें यूटिलाइज करना है। एनसीईआरटी को प्रायोरिटी बनाना है, पीवाईक्यू को सॉल्व करना है और एफएलटी यानी कि फुल लेंथ टेस्ट पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है अपने आप को। और बच्चे क्या करते हैं ना कि उन्हें ये लगता है कि फुल लेंथ टेस्ट तो हमने दे लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो देकर। नहीं, ये सब नहीं करना है। एफएलटी यानी कि फुल लेंथ टेस्ट, यानी कि जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो वहां पर आप लोगों को यह चीज ध्यान रखनी है कि उसका एनालिसिस जरूर से करना है। ऐसा ना हो कि आप बिना एनालिसिस के चले जाएं। अगर आप बिना एनालिसिस के चले जाएंगे तो फिर दिक्कत है, फिर गड़बड़ है। क्योंकि फिर आपने क्या करा बच्चों, आपने सिर्फ पेपर दे करके छोड़ दिया, एनालिसिस नहीं किया, तो आपको अपनी गलतियां नहीं पता चलेंगी, कौन कौन से एरर आप लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन गलत हो रहा तो उसके पीछे का रीजन नहीं पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन आता नहीं था या फिर आपने सही से अटेम्प्ट नहीं करा, क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा, फॉर्मूला एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, कहां प्रॉब्लम है वो चीज तो समझ में आनी चाहिए। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं आफ्टर बोर्ड हमारा एग्जाम होता है, एंटायर नीट एग्जाम हमारा होगा। मतलब 1 मंथ का हमें एक तरीके से टाइम मिलता है। डेली मॉक टेस्ट लगाओ, एरर एनालिसिस करो, रिवीजन साइकिल को अपनी प्रॉपर रखो। इतना कुछ कर लिया तो काम हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर आप नीट एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं ना, तो ध्यान रखना बच्चों, कंसिस्टेंसी आपकी बीट कर देगी मोटिवेशन के लिए। क्योंकि अगर मैंने आज आपको मोटिवेट कर दिया ना, तो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम इतना ही अच्छे से रह पाएंगे। इसके बाद क्या होगा, वापस से सेम फेज के अंदर चले जाएंगे। लेकिन जो बच्चा कंसिस्टेंट है ना, वो डिसिप्लिन में आ जाता है, फिर उसे कोई भी नहीं हरा पाता। ये बात गारंटी की है। ठीक है, तो मोटिवेशन नहीं, कंसिस्टेंसी पे आपको काम करना है। अब स्मार्ट प्लानिंग आपको करनी होगी। छोटे छोटे स्टेप लीजिए, रोज छोटे छोटे स्टेप लेंगे, उसे अचीव कीजिए। जब आप छोटे छोटे स्टेप को अचीव करेंगे तो आपको खुद से अंदर से एक स्ट्रांग फीलिंग आएगी कि भाई मैं कुछ कर जाऊंगा, गारंटी की बात है। बैकलॉग आपका कवर हो जाएगा बहुत इजीली, 1 साल आपके पास से 100% हो जाएगा। और आपको नीट 2027 की अगर हम बात करें, ये क्या ये पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। बस एक चीज और, कि अगर आपसे मैंने कहा कि भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाइए, तो नीट आई क्वांटा से बेटर आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैं रीजन बता देता हूं क्यों। सबसे पहले आप आई क्वांटा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, चाहे आप एंड्रॉइड यूजर हैं या फिर आप एप्पल यूजर हैं, दोनों जगह आपको ऐप मिल जाएगा। करने के बाद आपको नीट वाले ग्रुप में ज्वाइन करना है। यहां पर आपको मिलेगा बच्चों प्रॉपर डाउट सॉल्विंग। अब आपको जो भी डाउट आ रहा है, रात को आ रहा है, दिन में आ रहा है, दोपहर में आ रहा है, भाई साहब डाउट डाल दो, सॉल्व होकर आपको मिल जाएगा। और जितना भी एग्जाम का अपडेट है वो सारी की सारी यहां पर ऑलरेडी आ जाती है। मतलब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और स्टडी मटेरियल जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, और केमिस्ट्री के भी पार्ट्स आ जाते हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, तो हर चीज का स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। कुछ पीडीएफ आपको अच्छी मिलेंगी और कुछ बहुत अच्छी मिलेंगी। तो उन सब चीजों के अंदर हमें क्या करना है, अपने आप को कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई पर फोकस करना है। सिंपल, इतना अगर हमने कर लिया ना तो सिलेक्शन डन है। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। बाकी हाँ, ध्यान रखना, कंसिस्टेंट रहोगे, सिलेक्शन जरूर होगा।